आपको रिकॉर्डिंग मैसेज আছে স্ক্রিন শেয়ার আছে यस मैम। देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इन्वेंट्री। ठीक है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है तो उस पर पहले डिस्कशन ही ज्यादा था किया हुआ है कि इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है करेंट एसेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का इन्वेंट्री क्या क्या हो सकता है, ट्रेडिंग का क्या क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस, कुछ रिलेशंस ये। ठीक है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट का, प्रॉफिट का रिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये मेथड्स देखा था जिसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, नॉन हिस्टोरिकल आज करेंगे। हिस्टोरिकल का दो क्वेश्चन अभी बाकी है वो कर लेते थे। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया है। मैं देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था, इलास्ट्रेशन 5। इलास्ट्रेशन 5 तक किया था। तो इसके बाद ये मिडिल का जो भी क्वेश्चन है ये सब हम लोग का नॉन हिस्टोरिकल वाला है। ये 11 और 12 पहले कर लेते उसके बाद नया वाला करेंगे। तो हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 2022 इफ द कंपनी फॉलोस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ठीक है अगर फीफो बेसिस पे कंपनी अपना जो है स्टॉक मेंटेन करता है तो इसका फीफो बेसिस पे वैल्यू क्या है। ठीक है तो हम लोग को स्टोर लेजर बना के करना होता है। स्टोर लेजर का मतलब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर लेजर। ठीक है तो आसान होता है, करके देखो। लास्ट क्लास में किया है इलास्ट्रेशन 11। श्री राम मिल्स, श्री राम मिल्स स्टोर लेजर फीफो मेथड से करना। कॉलम क्या क्या बनेगा, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। डेट और इसके बाद रिसिप्ट में आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। वन वन 2022 ओपनिंग इन्वेंट्री तो ये जैन का है तो हम यहाँ पर जैन लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने वन फर्स्ट ऑफ जैन। ठीक है फर्स्ट ऑफ जैन में ओपनिंग बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस जीरो दिखा रहा है क्या है तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर दिखेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर हम लोग का कुछ वैल्यू नहीं आएगा, ये बोला है तो इसीलिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये वैल्यू हम लोग का क्या है, नील लिखते हैं। ठीक है जीरो है। अच्छा फिर इसके बाद 11/22 में फिर से परचेज भी हुआ है। अच्छा फर्स्ट जन में परचेज हुआ है तो परचेज होने से कहाँ लिखना चाहिए, रिसिप्ट में। ठीक है परचेज हुआ है तो स्टॉक इन हुआ है 100 यूनिट 30 पर यूनिट करके, तो 100 यूनिट 30 पर यूनिट करके रेट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3000। ठीक है तो अभी बैलेंस क्या दिखेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, यही पड़ा हुआ है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 30 करके 3000 यूनिट पड़ा हुआ। अच्छा तो इसके बाद इशूड फॉर कंजम्पशन 15 जनवरी 50 यूनिट्स, तो 15 जनवरी इशू हुआ है। इशू का मतलब हो जाता है यहाँ पर इशू वाले कॉलम में आ जाएगा 50 यूनिट इशू हुआ है तो 100 से ही 50 दे सकते, जितने का स्टॉक है उससे ही दे सकते। रेट कितना है 30 रुपीज तो यहाँ भी 30 लिखना पड़ेगा। मेरे पास अगर 30 रुपीज वाला स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम लोग 30 रुपीज वाला ही स्टॉक देंगे। ठीक है अच्छा तो बैलेंस कितना बचेगा, 100 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50।
और रेट क्या है 30, तो 50 × 30 कितना हो जाएगा 1500 बचा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट ऑफ फेब को परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 40, तो फर्स्ट ऑफ फेब, तो फर्स्ट ऑफ फेब परचेज 200 एट द रेट ऑफ 40, तो 40 करके तो कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। तो अभी फीफो में लिखेंगे तो हम लोग को स्टॉक को अलग अलग लिखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो हमें इंडिविजुअली हर एक स्टॉक का रेट के साथ कौन सा पहले आया कौन सा बाद में वो पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से अलग से दिखाते हैं 1500 और ये हो जाएगा 8000, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ताकि वो समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, फेज वन के बाद नेक्स्ट देखो, फेज वन के बाद है 15th of Feb issue for consumption 100 यूनिट, 15th of Feb issue for consumption 100 यूनिट। अच्छा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से देना 100 यूनिट। अच्छा, 100 यूनिट, तो ये देखो 100 बोला था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले कौन सा जाएगा 50, ठीक है। फिर और 50 जाएगा, तो ये 30 वाला ये 40 वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसीलिए ये 1500 ये हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा, तो 50, तो ये चला गया खाली हो गया, ये 200 में से 50 गया तो कितना बचेगा 150, 150 में एट द रेट ऑफ 40 करके कितना हो जाएगा 6000, 60 है 6000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 15th के बाद है 20th of Feb इशूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट, इशूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट, तो 100 यूनिट ये 150 पड़ा हुआ इसी से ही देना है, इसमें कुछ हमें ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा। तो 150 में से 100 चला गया, कितना बचेगा 50 एट द रेट ऑफ 40 करके ये हो जाएगा 2000, बस ये इतना है। हो गया, आसान है, इसमें इतना कुछ नहीं होता है। जब इंटर में तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स, कुछ नहीं, चीज यही है बट इसमें अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन देता है, जैसे चोरी हो गया या फिर कुछ और स्टॉक चला गया फिर उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, रिटर्न कर दिया सप्लायर को, ये सब बहुत सारा एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हो गया, यही सेम क्वेश्चन को यहाँ पर बोल दिया, इलास्ट्रेशन 11 वाले क्वेश्चन को ही हम लोग को वेटेड एवरेज मेथड से करना है, मतलब ये सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड से करना है, तो फिर से वही पहले कॉलम वॉलम बना लो फिर हम लोग करते हैं। तो loser weighted average method, date, receipt, issue और बैलेंस। तो पहले जैन है, जैन का 1 तारीख, तो यहाँ से देख देख के ही करते हैं, जो अभी क्वेश्चन कर लिया वहीं से देख लेते। देखो, सबसे पहले मीन दिखाना है हम लोग को, ओपनिंग बैलेंस सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें तो कोई भी मेथड हो, जीरो दिखाने बोला इसको हम लोग जीरो दिखा दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट जैन को ही परचेस हुआ है 100 यूनिट 30 करके, तो यहाँ पर भी वैसे लिखो, रिसिप्ट में 100 यूनिट 30 करके ये हो जाएगा 3000, बैलेंस में भी आ जाएगा सेम वही 100, 30 और 3000। फिर देखो बोला था कि 15th को इशू हुआ है 50 यूनिट, तो 15th को इशू हो जाएगा 50 यूनिट, क्योंकि एक ही स्टॉक है तो वो 30 करके ही जाएगा 1500, मतलब यहाँ तक देखो
तो फीफो में भी जो आंसर आ रहा है वेटेड एवरेज में भी वही आंसर आ रहा है, क्योंकि अभी तक एवरेज करने का मौका हुआ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 15 तक एज इट इज जैसे ऊपर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फेब का देखो, फेब 1 को परचेज हुआ है 200 यूनिट 40 करके, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 40, तो 8000 हो जाएगा। अब यहाँ पर एवरेज में क्या करना है कि हम लोग को टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक निकालना है, क्योंकि एवरेज करना है तो टोटल कर देंगे। 200 और 50 कितना हो गया, 250, 1500 और 8000 कितना हो जाएगा, 9500। और रेट हम लोग को एवरेज करके निकालना है कि टोटल 9500 रुपीज का स्टॉक है और एक टोटल 250 यूनिट स्टॉक है, तो रेट हो गया एट द रेट ऑफ 38 करके। कैसे मिलेगा, टोटल क्वांटिटी सॉरी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करके। ठीक है, तो अभी रेट जो 30 दिख रहा था वो हो गया है 38, एक 30 था एक 40 था, वो हो गया 30। अच्छा, फेब 1 के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, 15th ऑफ फेब का। ठीक है, 15th ऑफ फेब में इशू हुआ है, देखो यहाँ पर दिख रहा है 15th ऑफ फेब में 100 यूनिट इशू का बात था, दो 50-50 लिखा था हम लोगों ने, 100 यूनिट इशू का रेट क्या है, वही 38 करके 3800। तो 250 से 100 चला गया, कितना बचा 150, 9500 से 3800 माइनस करना, कम हो गया तो माइनस करेंगे तो बचा 5700। और इसका रेट भी चेक करके देख सकते हो 38 ही आएगा, क्योंकि अभी तक इशू करने के पहले कोई और चेंज हुआ ही नहीं है, तो सेम रेट ही दिखेगा। बाकी माइनस सॉरी डिवाइड करके भी चेक करके देख सकते हो 38। अच्छा, 15 के बाद हम लोग का हो गया 20। ठीक है, 20 में फिर से इशू हुआ है 100 यूनिट, 100 यूनिट इशू हुआ है, कर सकते हैं आराम से, वही 38 करके हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3800, तो बचा कितना 50। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू वाइज कितना बचेगा 5700 माइनस 38, तो 1900 डिवाइडेड बाई अगर 50 करेंगे तो वही 38 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 38, तो ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज मेथड से, और हम लोग का ये मेथड का बाकी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला मेथड हमें सीखना है, यहाँ पर तो हम लोगों ने भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड सीखा, अब हम लोग सीखेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करना होता है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, तो लिखो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो ये मेथड को सीखने के लिए देखो हम लोग को पहले कुछ पॉइंट समझ लेना चाहिए। जैसे कि देखो सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करना है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होगा, सेलिंग प्राइस का मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सेलिंग प्राइस में। इसका जैसे ये 12 रुपए मान लो इसका सेलिंग प्राइस, तो इसमें 12 रुपए कैसे आए, सेलिंग प्राइस में क्या रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो मेरे पास क्या रहे, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर हम मैन्युफैक्चरर है तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाने का खर्चा, और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं होके ट्रेडर है तो किसी से खरीदा है तो उस वो ठीक है, उसमें प्रॉफिट लगाने से क्या आ जाएगा, हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करेंगे तभी ना कॉस्ट आएगा, तो एडजस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर कॉस्ट ही पता करना है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या है,
इन्वेंट्री का कॉस्ट पता करना है, तो अगर इन्वेंट्री का कॉस्ट पता करना है तो सेलिंग प्राइस के साथ क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को, ठीक है। और अगर लॉस है, सेल करने पे लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस है तो लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉस होने से क्या होता है, नेगेटिव में दिखेगा। लॉस होने से मैंने ये 10 में खरीदा 8 में बेचा, तभी ना लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब ये प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट हम लोग को दो तरीके से निकालना पड़ सकता है। एक होता है प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, और एक हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, মানে যেটাকে বাংলাতে বলে ক্রয় মূল্যের উপর আর বিক্রয় মূল্যের উপর। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, ठीक है। आउट ऑफ सेल्स वैल्यू प्रॉफिट कितना है तो परसेंटेज में निकालते हैं, तो यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे 100। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालोगे तो सिमिलर तरीके से क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, कि कैसे करके प्रॉफिट निकालना। अच्छा, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल के सिर्फ बोल दिया है, जैसे बोल दिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तब तो प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 कर लोगे। अगर बोल दिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट करके इंटू 100 करोगे, आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोल दिया, ना तो ऑन कॉस्ट बोला है ना तो ऑन सेल बोला है, तो हम लोग इसे क्या मानेंगे, हमेशा क्या मानना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट बोलने से, प्रॉफिट सिर्फ बोलने से प्रॉफिट ऑन सेल मानोगे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल। जब देखो किसी को पूछा जाता है ना कि भाई प्रॉफिट कितना है, तो ये नहीं बोलता है कि खरीदने के बाद, खरीदने के ऊपर क्या प्रॉफिट कमाए, वो हमेशा बोलता है कि बेचने के ऊपर क्या प्रॉफिट कमाए। किसी को इन जनरल पूछोगे तो वो तो बोलेगा कि ये जो बिका इसमें कितना प्रॉफिट, यही बोलेगा ना। ये खरीदा था कितने में, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट, ये नहीं बोलेगा, ठीक है। वो हमेशा ये बोलेगा कि मैंने इसको बेच के कितना प्रॉफिट कमाया। तो जब सिर्फ प्रॉफिट बोलता है तो हमेशा ये एज्यूम करो, इस चैप्टर के लिए नहीं, कोई भी चैप्टर के लिए सिर्फ प्रॉफिट का मतलब जो जीपी होता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल। तो लिख लो, इफ प्रॉफिट परसेंटेज given but it is not mentioned that whether it is on cost or on sale, then we should take it on sale, then we should टेक इट ऑन सेल। तो हमेशा ये सेल पे ही एज्यूम करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को निकालना क्या है, या तो ओपनिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को एक बार समझते हैं। देखो मान लो कि ये एक पर्टिकुलर ईयर है, पापा ही बोल रहे थे। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2020 क्या हो रहा है 5 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है। हमेशा ओपनिंग स्टॉक ऐसा जरूरी नहीं है, तो बिजनेस कंटिन्यू वाला होगा, मतलब पुराना बिजनेस होगा तो ओपनिंग स्टॉक है। और हम लोगों ने कुछ स्टॉक और परचेज किया, ठीक है। और परचेज करते वक्त जो खर्चा होता है, जो किए बिना हम लोग स्टॉक को अपना सेलेबल कंडीशन में नहीं ला सकते, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मिला के क्या होता है बोल सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स जब जो लोग कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने बोला, इसको बोलते हैं टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
ये नहीं हुआ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में इतना सामान था, मैंने और खरीद लिया, तो हम बेचेंगे तो मेरे लिए बेचने के लिए कितना सामान है, ये सब मिला के तो हम बोलेंगे कि मेरे पास इतना सामान है। जैसे कि ये मान लो मेरा गोडाउन है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में मान लो कुछ सामान है ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है, ये 5 यूनिट पड़ा हुआ है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ये पीले वाले कलर से मैंने ओपनिंग स्टॉक कर दिया, ठीक है। और दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लो हम लोग का परचेज, परचेज में कितना ले, परचेज में मान लो 10 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 5 यूनिट जो था, ये 5 यूनिट जो था, ये मान लो @10 करके खरीदा गया था, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया, 50 रुपीज। ये ओपनिंग स्टॉक में कितने रुपए का सामान है हमारे पास, 50 रुपीज, ठीक है। और परचेज मान लो हम लोगों ने किया है 12 रुपीज करके, तो ये 10 यूनिट बनाया है मैंने, 10 यूनिट 12 करके कितना हो जाएगा, 10 यूनिट @ 12 करके कितना हो जाएगा, ₹120, ठीक है। इतना है, तो ये दोनों ही हम लोग का क्या है बोल सकते हो, कॉस्ट, ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉस्ट, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉस्ट। क्यों, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है যেটাকে বাংলাতে বলে ব্যয়, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं लागत। तो पॉकेट से ये रुपए खर्चा किया, 50 रुपए खर्चा किया था और 120 रुपीज खर्चा किया था, तब जाके गोडाउन में ये जो सामान दिख रहा है ये अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो यही है मेरा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। इतना स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग सेल करेंगे तो मान लो सेल करेंगे तो गोडाउन का स्टॉक खाली होगा, तो सेल क्या कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां से भी करना चाहे। तो मान लो हम लोगों ने यहां से 3 यूनिट बेच दिया, कितना दिख रहा है, कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ से मान लो 3 यूनिट बेचते हैं, तो ये 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन वाला ये 6 यूनिट बेच दिया, तो 4 पड़ा हुआ, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। तो फिर सेल कितना हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ का पार्ट देखें, ओपनिंग स्टॉक से सेल कितना हो गया, 3 यूनिट, 5 था ना, 3 यूनिट, अच्छा। और इसको कितने में बेचा है, मान लो हम लोगों ने इसको बेच दिया है @ कितना करो, सभी मान लो 15 करके बेच दिया है। और यहाँ पर ये वाला बेच दिया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सेल कर दिया है, यहाँ से सेल कर दिया है, कितना हो जाएगा, 4 है तो 6 यूनिट, ठीक है, @15 करके, तो सेल वैल्यू कितना हुआ, 90। और हाँ, इसका देखें तो सेल वैल्यू कितना हुआ, 45, ठीक है। तब क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा हुआ है तो ये बेच दिया। अच्छा, अब अगर हम पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, तो देखो हम लोग के पास यहाँ पर टोटल कितना सामान था, देखो टोटल कितना था, दोनों मिला के 50 + 120 ये हो जाएगा 170, ठीक है। और हम लोगों ने सेल कितना कर दिया, 45 + 90 कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास कितने का सामान बचा हुआ, 35, वही गलत है। अगर तुम लोग बोलो कि 170 - 135 कर देंगे तो फिर आंसर गलत। तुम लोग बोलोगे कि हम ये 50 से ये माइनस कर देंगे और इससे ये माइनस कर देंगे या फिर टोटल में कर देंगे, तो गलत है। पहले मुझे एक चीज बोलो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है,
तो जब कोई पूछेगा कि कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है तो तुम लोग क्या बोलोगे? मतलब ये छोड़ो, ये जो माइनस का कंसेप्ट दिमाग से एक बार निकाल ही दो। मान लो मैंने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो तुम लोग मुझे बोलो कि यार 5 यूनिट 10 रुपए करके पड़ा हुआ था 50 रुपए का, उसमें से अभी भी 2 पड़ा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 2 यूनिट पड़ा हुआ है ना, तो उसका वैल्यू कितना बोलोगे? हाय हाय, यही तो 10টা। कितना बोलोगे? 20। 10 रुपीज करके नहीं पड़ा हुआ है, तो कितना बोलोगे? 20। और ये वाला कितना बोलोगे? 4 यूनिट जो पड़ा हुआ है, इसका कितना बोलोगे? 48। तो टोटल लगाओ कितना हो रहा है? 48 और 20, मतलब क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले 35, तो 35 तो हो नहीं रहा है, कितना हो रहा है? 68। क्यों? ये सही आंसर है, वो तो समझ में आया ना। मेरा ये जो मैंने गोल 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 यूनिट बनाया, उसमें से देखो 2 दिखा है तुम लोग को, इधर 4 दिखा है। तो 10 रुपए वाला जो पड़ा हुआ था, 10 रुपए का 2 स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो 2 चॉकलेट ही पड़ा हुआ है 10 रुपए का, तो कितना हो गया? 20 रुपए। और इधर 4 चॉकलेट पड़ा हुआ है 12 रुपए वाला, तो 48। तो फिर तुम लोग जो 35 बोल रहे थे, तो एक्चुअली तो 68 हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? वही पूछ रहे हैं। ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ऐसा क्यों हो रहा है? माइनस करने से क्यों नहीं आ रहा है? देखा जाए तो माइनस ही तो होगा कि इतना स्टॉक था इतना चला। गलत कहाँ कर रहे हो? क्योंकि तुम लोग यहां से जब देखो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से क्या माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। तुम लोग क्या माइनस कर रहे थे पता है? पहले बोलो तुम लोग क्या माइनस कर रहे थे? 135। 135 क्या था? सेल वैल्यू 135 क्या था? ठीक है। और ये पूरा चीज किसमें दिया हुआ है? कॉस्ट। क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को बताया, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ठीक है। तो सेल वैल्यू में क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नहीं है, 12 रुपए का चीज 15 में बेचा, 10 रुपए का चीज भी 15 में बेचा, चाहे दोनों में अलग अलग प्रॉफिट हो, लेकिन है प्रॉफिट है। तो मुझे एक चीज बोलो कि एक एक है कॉस्ट और एक में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो दोनों को माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक किस में निकलेगा? कॉस्ट में। मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा वो तो कॉस्ट में निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? यहाँ तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो कभी भी ये माइनस करने से नहीं होता है। ट्रेडिंग में तुम लोग क्या करते हो? जीपी जब निकालते हो, जीपी क्यों निकलता है? जीपी निकलता है तभी तो सीओजीएस आएगा ना। तो ये देखो, इसके जगह क्या माइनस करना होगा? सीओजीएस। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा निकाला तुम लोगों ने? अभी निकाला नहीं है, मैंने तो अलग तरीके से बता दिया कि बचे हुए चीजों का ये है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे? देखो, प्रॉफिट परसेंटेज अभी बताएंगे बाद में, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये 3 यूनिट जो बिका, इसका कॉस्ट कितना है? 3 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 करके कितना हो जाएगा? 30। और इधर जो ग्रीन वाला बिका, इसका कॉस्ट कितना है? 6 यूनिट एट द रेट ऑफ 12 करके कितना हो जाएगा? 48। 12×4 = 8 40। हाँ, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? 78, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सीओजीएस कितना हो जाएगा? तो 12×6 = 72 है, ठीक है। भूल लिखी तो 12×6 = 72 है। तो टोटल सीओजीएस कितना आ जाएगा? 102। तो अब देखो, मेरे पास 170 का स्टॉक था, उसमें से 102 का स्टॉक मेरा बिक गया, तो कितना बचेगा? 68। तो मैच हुआ। ये दोनों मिला के भी मेरा कितना आ रहा था? टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था? 68, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि सेम चीजों का माइनस होता है, कभी भी इस तरीके से हम लोग माइनस नहीं कर सकते। किसी चीज का वेटेज कुछ और है, किसी चीज का वेटेज कुछ और है, तो हम लोग कैसे माइनस करें? तो कॉस्ट, ये जो है ना एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, तो सेलिंग प्राइस को ही तो एडजस्ट किया, सेलिंग प्राइस में से क्या हटाना पड़ा? प्रॉफिट। तो क्या आता है? सीओजीएस। अरे ये देखो ना, सेलिंग प्राइस से ये प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या आएगा? कॉस्ट।
नहीं आएगा। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ही तो ये कॉस्ट नहीं, ये सीओजीएस हो गया। वो तो लिखना है हमें, कॉस्ट तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज का सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं तो वो अगर बिक जाए तो वही तो मेरा सीओजीएस हो जाएगा। तो सीओजीएस और कॉस्ट में फर्क क्या है? कुछ तो फर्क है नहीं वैसा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कंसेप्ट कि हम लोग को अगर एडजस्ट करना है इस तरीके से करना पड़ेगा। और यही चीज अगर तुम लोग देखोगे तो ट्रेडिंग में तुम लोग यही चीज लिखते हो, ठीक है। तुम लोग ट्रेडिंग में क्या लिखते हो? अगर इस चीज को ट्रेडिंग में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें लेजर फॉर्मेट में कुछ करना है नहीं। ओपनिंग स्टॉक में कितना लिखोगे? 50, क्योंकि वहां तो यूनिट वगैरह लिखते नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं। परचेज में कितना लिखोगे? 120, ठीक है। अच्छा, बाई सेल्स बोल के कितना लिखोगे? 135, ठीक है। और बाई क्लोजिंग स्टॉक, यही मेरा टास्क था निकालना। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जीपी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग जीपी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, हम लोग का यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 यूनिट 15 रुपए में बेचा, ओपनिंग स्टॉक वाला ये खरीदा था 10 रुपए करके, तो 3 यूनिट पे कितना प्रॉफिट? 5 रुपए करके, ठीक है। और बाकी इधर जो हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा, इधर वाले ग्रीन वाले में 6 यूनिट, उसमें कितना प्रॉफिट? 3 रुपीज, क्योंकि 12 का 15 में बिका। तो हाँ, तो ये हो गया 18 + 15, तो 15 15 30 होता है, 30 और 16 17 18 3 माने कत হচ্ছে 33, 33 तो 33 हो रहा है, ठीक है। तो अब निकालो क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए? 68 आना चाहिए। आ रहा है? 5 2 7 3 10 203 80। तो ये क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये किस चीज में रहता है? कॉस्ट में। ये ओपनिंग स्टॉक किस में रहता है? कॉस्ट में। परचेज किस में रहता है? कॉस्ट में। सेलिंग प्राइस किस में रहता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में। और ये जो प्रॉफिट है यही वाला यहाँ पर जीपी बोल के आता है, तब जाके ये ट्रेडिंग बैलेंस होता है। समझ रहे हो? क्योंकि इधर ज्यादा हो गया, इधर अगर टोटल दिखा है तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, तो इधर भी तो फिर मेरा लेजर बैलेंस करने के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आना चाहिए ना। तो ये आ गया, ये जीपी, ठीक है। ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तब जाके दोनों साइड टैली होगा, नहीं तो टैली कभी नहीं। तो जो भी है, यहाँ हम लोग को ट्रेडिंग नहीं करना है, हम लोग को मेन ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस का बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कि सीओजीएस माइनस करेंगे तभी हम लोग का सही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो देखो, हम लोग को आइदर क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोलेगा या फिर हमें ओपनिंग स्टॉक निकालने बोलेगा। तो हम एक फॉर्मेट लिखा देंगे, दो फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग, उसके हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मेट एक बार लिखो, ठीक है। चालिए ना वो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट इसीलिए लिखा है कि अगर हम लोग का कोई नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक आ जाए तो, अब इसके बारे में ना जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टॉक क्या होता है। अगर हम लोग का एबनॉर्मल स्टॉक नहीं आए तो सिर्फ नॉर्मल स्टॉक से ही हम लोग क्वेश्चन करें। मतलब एबनॉर्मल मतलब मान लो वो स्टॉक जो हम लोगों ने जितने में खरीदा उतने में उसमें प्रॉफिट लगा के बेचना तो दूर का बात है, हम लोग उसको कॉस्ट में भी नहीं बेच सकते। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो डिफेक्टिव कुछ सामान आ गया, या फिर कुछ ऐसा आइटम है जिसका मार्केट में अभी उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब उसका प्राइस गिर गया है उसके हिसाब से। तो पहला बात है, देखो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने देखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज के साथ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, माइनस क्या करेंगे? सीओजीएस, तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। उसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, तो वो नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल सभी में लिख दो। फिर हम लोग परचेज लिखेंगे। अच्छा, परचेज को हमेशा नेट करके ही लिखना है। नेट का मतलब अगर कोई रिटर्न है तो ये तो देखो नॉर्मल बात है, रिटर्न है तो वो तो माइनस कर देंगे ना, जो रिटर्न हो जाएगा वो तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट हो नहीं सकता है, तो इसीलिए नेट करके लिखना है। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो भी ऐड कर ले, करने से आएगा टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। टोटल
अवेलेबल। तो ये फॉर्मेट नॉर्मली तब मेंटेन करना चाहिए जब हमारे पास नॉर्मल एबनॉर्मल सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, सेल से क्या माइनस करेंगे, सीओजीएस कैसे निकलता है, सेल से प्रॉफिट माइनस करने से। तो सेल्स का भी क्या लेना पड़ेगा, नेट वैल्यू। तो अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, लेस कर देंगे प्रॉफिट। और बाई चांस अगर लॉस में बेचा था तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, लॉस को क्या करेंगे, ऐड। लॉस ऐड होगा ना तभी तो हमें कॉस्ट मिलेगा। जैसे मैंने 8 रुपए में खरीद के 7 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 7 रुपए मेरा सेल वैल्यू, तो मेरा कॉस्ट कितना है 8 निकालने के लिए मुझे तो सेल वैल्यू के साथ लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे, तब ना पता चलेगा कि मैंने ये 8 रुपए में खरीदा था। तो ये लॉस हो गया, तो ये करने से आ जाएगा हम लोग का टोटल सीओजीएस। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल सीओजीएस, ये आ गया। अच्छा, इसको हम बी लिख देते हैं, टोटल सीओजीएस और टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ये दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों का डिफरेंस निकालने से हम लोग को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यही तो हम लोगों ने सीखा फॉर्मेट। इसीलिए क्योंकि अगर नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों चीज दे दिया तो इस तरीके से करने से जो है आसानी से निकलेगा, नहीं तो क्या होता है कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है। अब अगर हम लोग को क्वेश्चन में कभी बोल दिया ओपनिंग स्टॉक निकाल, तो उसको कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग एक बार रफली समझ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अभी अभी जो लिख रहे हो वो तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, चाहो तो लिख सकते हो। देखो, जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस सीओजीएस करने से क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे अगर ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो हम ओपनिंग स्टॉक को इधर लिखेंगे, तो हम क्या क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये चीज लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में ये लिखवाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, फिर प्लस कर देंगे सीओजीएस, फिर परचेज को नॉर्मल सा बात है। मुझे अगर ये पता करना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में कितना था, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसमें ओपनिंग स्टॉक का कुछ पार्ट हो सकता है, जो मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया वो ग्रीन कलर से येलो कलर से। तो वहां पर देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक का भी क्लोजिंग स्टॉक बनाया, और वो ग्रीन वाला जो परचेज किया था उसका भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा दोनों आइटम हो सकता है, मैंने जो ओपनिंग स्टॉक में खरीदा था उससे भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, मैंने जो न्यू परचेज किया उससे भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है। तो ये देखो, ठीक है, और जो बेच दिया, ठीक है, वो भी तो मेरा ओपनिंग स्टॉक से बेचा, वो भी हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेस करने से पता चलेगा। ठीक है, तो अब लिखो, सेम इसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले वही पर्टिकुलर नॉर्मल एबनॉर्मल, अगर इसमें भी हम लोग को नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक दे दिया क्वेश्चन में, एबनॉर्मल टोटल क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, फिर इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, सीओ जीएस। ठीक है, अब सीओ जीएस निकालोगे कैसे, वही सेम तरीका, सेल्स नेट वाला लोगे, ठीक है, फिर उसमें क्या करोगे, माइनस प्रॉफिट है तो माइनस करोगे, और अगर लॉस है तो ऐड करना पड़ेगा। करने से आ जाएगा हम लोग का सीओ जीएस। ठीक है, फिर यहां से लेस कर देंगे परचेज। अच्छा, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि देखो अभी इक्वेशन इधर से उधर किया, तो याद करो, पहले मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, फिर ऐड सीओजीएस माइनस परचेज, और ब्रैकेट में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा था। तो ब्रैकेट उठा दोगे तो फिर इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए इसको भी मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा, ये सारा चीज कैलकुलेट करने से ही डायरेक्टली हम लोग को क्या मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक।
चलो ये लिख लिए हम लोग, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखो। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है, देखो क्या बोला है, फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो क्वेश्चन में बता दिया है, और वैसे भी पढ़ के समझ जाओगे कि फीफो लिफो बोल रहा है, कि फीफो लिफो बोलेगा ना तो किसी डेट के हिसाब से क्वेश्चन देगा ना, कि डेट इतना इतने दिन, इस तारीख को परचेज, इस तारीख को इशू हुआ, ये इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि Messrs XYZ are in retail business. Following information are obtained from the records of their for the year ended 31st March 2022. तो ये year end का information है। Goods received from supplier subject to trade discount and taxes. तो बोल रहा है कि supplier से इतने रुपए का स्टॉक खरीदा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज, ठीक है। अच्छा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 3% और जीएसटी लगेगा 11%। तो मुझे बोलो कौन सा पहले लगाना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट होने के बाद तो पता चलेगा ना कि एक्चुअली मुझे कितना पे करना है, तो जितना पे करना होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी चीज पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है, वैसा नहीं होता है। तो ये इस पे ये सब एडजस्ट करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम लोग का परचेस प्राइस कितना है। फिर बोल रहे हैं पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500, इसका क्या करना चाहिए। ये क्या एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि देखो जब तक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं पे करोगे तो उस सामान को बेचोगे कैसे, वो तो पहुंचेगा ही नहीं शॉप तक। शॉप तक पहुंचाने के लिए ये तो नेसेसरी खर्चा हो गया ना। और पैकेजिंग का भी देखो, मैंने लास्ट दिन बताया था, दो तरीके का होता है। एक होता है डेकोरेशन के लिए पैकेजिंग, उसका उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल सकते, वो हम लोग का किस में जाता है, नॉर्मली वो पीएल में जाता है, ठीक है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा पैकेजिंग जिसके बिना हम लोग बेच नहीं सकते, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था तेल, ऑयल, ठीक है, तो देखो हर तरीके का ऑयल देख लो, उसके लिए क्या, कंटेनर जरूरी है, ठीक है। अब चाहे वो प्लास्टिक का पाउच हो या फिर ग्लास बॉटल हो या फिर उसका प्लास्टिक बॉटल हो, कुछ भी हो। तो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन तो ऐसा होता है ना, बिना कंटेनर के मेडिसिन बिक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वैसे ही, तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस। तो परचेज प्राइस निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज एडजस्ट, दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है। फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इतना बोल दिया है, और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये क्या बताया है, पढ़ के देखो, ये मेन, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताया। अगर क्लोजिंग स्टॉक बता देता तो हमें पूछता थोड़ी। क्या बोला है, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, स्टॉक, उसको अगर बेचते हैं तो कितना में बिकेगा, उसको तो बोलते हैं ना सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हम इस क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में बेचने जाए तो मुझे कितना मिलेगा, 2,35,000। अब मुझे बोला है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालो, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री को ही तो स्टॉक बोलते हैं। अब कौन सा स्टॉक निकालोगे, तो देखो तुम लोग को कौन सा स्टॉक निकालने देगा, तुम लोग को दिया हुआ है कि कितना स्टॉक खरीदा था कितना बेच दिया, तो कौन सा स्टॉक निकालने देगा, क्लोजिंग। देखो दो तरीके का स्टॉक निकालने दे सकता है क्वेश्चन, ओपनिंग भी दे सकता है क्लोजिंग भी। लेकिन यहाँ ओपनिंग देगा कैसे, ओपनिंग है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। हम लोग को बोला इतना खरीदा इतना बेच दिया, तो कौन सा स्टॉक निकालने देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए एक नॉर्मल कंसेप्ट यही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सीओजीएस, क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्या ओपनिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में अवेलेबल, नहीं, ये है ही नहीं, तो ये सिनेरियो में ही नहीं है, तो इसको हटाओ। परचेस है हमारी इस क्वेश्चन, बिल्कुल है ये, और ये, और इसमें ये सब टैक्स वगैरह और डिस्काउंट वगैरह लगाने से परचेस पता चलता है। माइनस करना पड़ेगा सीओजीएस, तो सीओजीएस मतलब सेल से क्या लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट। सेल्स है इस क्वेश्चन में, है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कैसे निकाल, प्रॉफिट कैसे पता करो, ये है क्वेश्चन। अगर सेल्स देखो ये दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट पता चल जाए तो ये तो निकल ही जाएगा, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। देखो ना, ये डेटा मिल गया, इसका आधा मिल गया,
एस मिल गया है, पी ढूंढना है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो मेन ये पता करो कि प्रॉफिट कैसे निकालो, बोलो प्रॉफिट कैसे निकालो। बोलो। सेल्स थे क्या? परचेज लिस्ट, सही बात, सेल्स से परचेज लिस्ट करना है, लेकिन सेल्स कितना लोगे? सेल से परचेज लेस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ये तो बात सही है। देखो सही नहीं है, मैंने 12 रुपए में खरीदा और उसको मान लो 2 रुपए में, सेल से कॉस्ट लेस करेंगे, सॉरी কি বললে সেলস থেকে প্রফিট লেস করবো, তাহলে আমি পেয়ে যাবো কস্ট। हाँ, तो मान लो मैंने 2 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो मुझे मेरा कॉस्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट जो है ये निकालेंगे, तो सेल से परचेज लेस करने से प्रॉफिट आ जाएगा, सही है, सेल से परचेज लेस करेंगे तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल्स परचेज मेरा कितना है, ये और इसमें ये सब जब लग जाएगा तो मुझे परचेज तो पता है, ठीक है। अब सेल्स, तो फिर ये कौन सा परचेज ले रहे हो, टोटल परचेज, तो टोटल परचेज के साथ तो टोटल सेल्स लेस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने 10 यूनिट, इसी को तो मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं, अगर मैंने 10 यूनिट 10 रुपए में खरीदा 100 रुपए का, ठीक है। अब अगर मुझे बोला जा रहा है कि मेरा प्रॉफिट बताओ, तो अब हम मान लो ये सब 12 रुपए करके बेचने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट अगर बताना है तो फिर 120, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। तो मुझे टोटल परचेज से फिर टोटल सेल्स लेस करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल सेल्स कितना है, वो है इस क्वेश्चन। ये तो सेल्स जो मैंने बेच दिया, और जो नहीं बेचा उसका भी तो सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, तो अगर हम सारा सामान बेच देते तो मेरा सेल वैल्यू कितना हो, ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल नहीं होता सारा सामान बेच देने से। तो फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे परचेज और सेल का, तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। फिर वहां से जीपी निकाल सकते हो, फिर वो लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब प्रेजेंटेशन कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जीपी निकाल के करो, अमाउंट में लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, परचेज प्राइस जो हम लोग को पता है, और उसके बाद टोटल सेल्स प्राइस, ठीक है। तो निकालो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट। सबसे पहले परचेज प्राइस दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, तो खरीदा कितने का, 15,75,500। फिर इसमें लेस कर देंगे सबसे पहले डिस्काउंट जो मिला हम लोग को सप्लायर से, एट द रेट ऑफ 3%, तो देखो कितना आता है, 15,75,500, 47,265 माइनस 15,75,500, 15,28,235, 15,28,235। फिर इसमें ऐड कर दो जीएसटी, ये तो पे करना पड़ेगा ना, तो ये ऐड होता है, और डिस्काउंट तो मिला हमें तो इसीलिए लेस होता है। ठीक, ठीक ही हो जाए, हाँ। अच्छा, अब इस पे 11% जीएसटी लगा, तो 1,68,105.85 है, तो 106 कर लेते हैं, पॉइंट इग्नोर कर रहे, चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस 15,28,235, 16,96,341, 16,96,341 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, अभी तक टोटल परचेज प्राइस नहीं आया, इसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंस लगाना है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वो है 87,500।
148 12 के 13 यहाँ तो लग ना के 10 1783 841। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो ये परचेज प्राइस पहले इतना सब करने के बाद निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। तो इतने रुपए का हम लोगों ने स्टॉक परचेज किया, और ये सारा स्टॉक अगर मार्केट में बेच देते हैं तो हमारा सेल वैल्यू क्या आएगा, तो सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था, प्लस कर देंगे सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ड्यूरिंग द ईयर जो बिक गया, जो बच गया वही तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसका सेल वैल्यू मुझे दे रखा है 22,45,500 और 2,35,000। 22,45,500 और 2,35,000। 24,80,500 ऐड होगा, 24,80,500। तो देखो जो इसमें लिख देते टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ परचेस्ड गुड्स। बोलो यहां तक समझ में आए। देखो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन रहेगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर परचेज और जो है सेल वैल्यू का डिफरेंस निकाल पाएंगे तो ही, अब जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे किसी भी तरीके से तुम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो ही सीओजीएस निकाल पाओगे। तो देखो इतने रुपए में जो सामान खरीदा उसको हम लोग इतने रुपए में बेच सकते हैं, टोटल मिल गया, ठीक है। अब देखो तुम लोग अगर इसको इससे माइनस कर देते हो सिर्फ तो गलत हो जाता ना, क्योंकि ये तो टोटल परचेज प्राइस है, इसको इससे कोई मत माइनस करो, तब तो मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने जितना खरीदा और जो सिर्फ बेचा उसके साथ माइनस करेंगे तब थोड़ी ना मुझे मिलेगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 24,80,500 माइनस 17,83,841, 6,96,659। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग का, ये मैंने रुपीज लिखा है, ठीक है, टू मत लिख दो, तो ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जब सिर्फ प्रॉफिट है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये निकालने का मतलब सेल वैल्यू पे निकालेंगे, बाकी चाहो तो किसी पे भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 6,96,659, सेल वैल्यू कितना है 24,80,500 इंटू 100, कितना आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा 28.09, ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालना क्या है, पर्पस है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसका सेल्स वैल्यू दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अभी लिखा था, देख लो कितना दिया हुआ है, 2,35,000। ये देखो ना ऊपर लिखा था ना, यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना हम लोग, लेस कर दोगे यहाँ से क्या, प्रॉफिट। तो ये सेल वैल्यू है, मैंने परसेंटेज भी सेल वैल्यू पे निकाला है, तो डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे 28.09%। तो जितना आएगा उतना लिख के फिर कर दोगे माइनस, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 66,000 11.012 012, तो इसमें माइनस करने से आ जाएगा 8 8 4 ना 4 ना 9 हस्बैंड मुझे देखिए 88 1,68,988, ये हो गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो है बहुत आसान चीज, बट समझने वाला कंसेप्ट काफी है, ठीक है।
इसमें देखो मैचिंग कंसेप्ट भी आया। अगर तुम लोग परचेस प्राइस के साथ सिर्फ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस कर दोगे तो मैचिंग कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो मान लो 100 यूनिट खरीदा था, 20 यूनिट बेचा, तो 100 यूनिट खरीदा और 20 यूनिट बेचा, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो गलत ही आएगा। 100 यूनिट खरीदा, उसके साथ अगर प्रॉफिट निकालना है तो 100 यूनिट का ही सेलिंग प्राइस को लेस करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना होता है, जितना कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू लेना है, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस तो अलग ऑब्वियसली होगा तभी प्रॉफिट होगा। किसी चीज को 10 रुपए में खरीद के 12 में बेचोगे, प्राइस तो एट द रेट वैल्यू अलग हो सकता है, बट यूनिट यूनिट को बोलते हैं कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया हम लोगों ने, कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच किया, प्रॉफिट निकाला। अच्छा, अब ये भी सोच सकते हो कि हम लोग प्रॉफिट बाई अगर कॉस्ट निकाल लेते तो आंसर नहीं आता। देखो आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन फिर ये सेल्स वैल्यू को कॉस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर उससे प्रॉफिट माइनस करोगे, उसमें तो बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, अगर कॉस्ट निकालोगे तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता। तो अगर मुझे सेल्स वैल्यू गिवन है ना और उससे प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल निकालना चाहिए। ठीक है, सेल्स वैल्यू अगर गिवन है और मुझे प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा प्रॉफिट ऑन क्या निकालना चाहिए, सेल्स निकालना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाए। बोलो, समझ में आए? ठीक है। अच्छा, लिखे चलो, लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अभी ये वाला, इसमें देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस 50। बस इतना सही दिया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आसान है, इसमें तो परचेज को हम लोग को कुछ करना भी नहीं। तो अब देखो यहाँ पर कितने अच्छे से समझ में आएगा कि कॉस्ट और मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। तुम लोग बोलोगे 2 लाख का सामान खरीदा और 2 लाख में ही बेच दिया तो प्रॉफिट कहाँ से हो? ऐसा थोड़ी है। क्या ऐसा बोल रहा है? हम लोगों ने खरीदा था कितने का स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो जो खरीदा वही बेच सकते हैं। उसमें से बेचा कितने का? हम लोगों ने जो स्टॉक बेचा ना उसको 2 लाख में बेचा, तो क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 0 हो जाए? इसमें तो प्रॉफिट लगा के बेचा है, तो जो स्टॉक बेचा है वो ये 2 लाख वाला ही अगर बेच दिया तो तुम लोग बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक भी 0, प्रॉफिट भी 0। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि हम लोग को तो बोल ही दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका सेल वैल्यू कितना है। ये देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 50। तो हम लोग का जो ये 2 लाख का सामान जो हम लोगों ने खरीदा था वो अगर पूरा बेचे तो कितना रुपए मिलेगा? 2 लाख 50। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट कितना? 50,000। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करने से जितना आएगा। तो अब तुम लोग निकालोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो इसमें से क्या लेस कर दोगे? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में निकालोगे, इसमें से क्या लेस करोगे? ये 50,000 में से प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 50,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट है तो वो तो अभी परसेंटेज करके निकालोगे ना कितना है, तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो 50,000 में से ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जब माइनस हो जाएगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जो कि मुझे कॉस्ट में ही दिखाना होता है। अभी ट्रेडिंग बना के दिखाया है ना कि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में दिखता है, परचेज कॉस्ट में दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट में दिखता है। ड्रॉ करके भी दिखाया कि जब चॉकलेट पड़ा हुआ है तो उसका कॉस्ट क्या बोलोगे, इतना इतना बोलोगे थोड़ी ना। सेलिंग प्राइस पे कोई बोलता है अपना सामान? वो तो कितने में बेचा पूछेगा तो वो बता देगा, लेकिन अगर बोलेगा कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है तो वो तो कॉस्ट प्राइस ही बताना है। जैसे मान लो किसी के गोडाउन में आग लग गया, इंश्योरेंस कंपनी आके इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, तो क्या वो मार्केट प्राइस में क्लेम देगी कि भाई ये पेन आप 150 रुपए में बेचने वाले थे, हम आपको इसके ऊपर क्लेम दे देते अगर ये स्टॉक जल गया तो? नहीं।
स्टॉक जल रहा तो नुकसान हुआ ना, तो नुकसान क्या हुआ, जब मैंने जो प्रोडक्ट बेचा ही नहीं उसमें मेरा नुकसान कितना है, जितने में खरीदा था। तो वो तो खरीदारी प्राइस के ऊपर ही मुझे देगा ना क्लेम। थोड़ी ना हम बोलेंगे हम इसे 2,000 रुपये बेचने वाले, तो क्या मुझे अब 2,000 देगा इस पेन का? मैंने जितने में खरीदा उसका दे देगा। तो उसीलिए तो बोलते हैं कि वो स्टॉक देखेगा ना आके कि कितना स्टॉक चला। तो स्टॉक का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस हमेशा। ठीक है, तो निकालो इसका। ये तो इंश्योरेंस कंपनी तो लूट जाएगा अगर वो सेल वैल्यू के ऊपर देगा, वो तो कुछ भी सेल वैल्यू बताएगा अपना। तो यहाँ पर देखो टोटल सेल्स वैल्यू लिखते हैं। टोटल सेल्स वैल्यू, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। मतलब ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है क्योंकि देखो है इतना छोटा सा। अब तुम लोग 2 लाख 2 लाख देख के बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक मेरा 0, ऐसा थोड़ी होता है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपए का सामान बेचा, 2 लाख। ठीक है, और सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50,000। टोटल सेल्स वैल्यू 2,50,000। अब ये जो चीज मेरा 2.5 लाख में बिकेगा, बिक सकता है, उसको मैंने खरीदा कितने में था, तो वही हो गया मेरा टोटल परचेस कॉस्ट। यहीं पर कर देते टोटल परचेस प्राइस। ये क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया 2 लाख। ठीक है, तो जो चीज मैंने 2 लाख में खरीदा उसको हम 2.5 लाख में बेच सकते हैं, जिसमें से 2 लाख का तो बेच चुके हैं, 50,000 वाला भी पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट हो गया 50,000। तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, इस 50,000 के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाई चांस सेम अमाउंट आ रहा है। ये मत समझो कि ये मैंने ये लिख दिया, ये प्रॉफिट है। 2.5 लाख का चीज 2 लाख में खरीदा तो बेचने पे टोटल प्रॉफिट 50,000 होगा, जिसमें से अभी इस पे सिर्फ प्रॉफिट कमाया, इस पे अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब निकालो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, जैसे जीपी निकालते हो तो स्टॉक बेच के तो जीपी आता है, तो ये जीपी निकाल रहे बेसिकली। 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 50,000 इंटू 100, क्योंकि 50,000 प्रॉफिट कितना बेच के कमा सकते हो, 2.5 लाख का स्टॉक बेच के, 2.5 लाख रुपए में स्टॉक बेच के। तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो ये 20% आ गया। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालो, तो सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लेस क्या करते हो, प्रॉफिट 25%। 5 5 25 है, 100/5 কুড়ি তো হচ্ছে মনে হচ্ছে, দেখ 5 5 25, তো 5 2 10, হ্যাঁ 20 হচ্ছে, 20 হচ্ছে। 50,000 इंटू 20%, तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो इसमें 10,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40,000। ठीक है, तो 40,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है जिसको हम लोग 50,000 में बेच सकते हैं और 10,000 प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मुझे ये बोल सकते हो जो 2 लाख का बिका उसमें कितना प्रॉफिट कमाया होगा, जो 2 लाख में बेच दिया उसमें कितना प्रॉफिट कमाया। हाँ, ये जो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख है, इसमें कितना प्रॉफिट कमा, तो 20% लगा ली तो पाओ 40,000। 2 लाख का जो बेचा उसमें भी तो 20% ही प्रॉफिट कमाए, कितना प्रॉफिट कमाए, 40,000। और जो 50,000 में फ्यूचर में बेचेंगे उसमें भी कितना प्रॉफिट कमा देंगे, 10,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। तभी तो देखो 2.5 लाख का सेल वैल्यू है 2.5, उसमें 50,000 प्रॉफिट है, तो परचेज प्राइस कितना होगा, 2 लाख। वही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेज प्राइस हम लोग का कितना है, 2 लाख।
बोलो समझ में आया? বোঝা গেছে সবাই? লিখেছো? লেখো। देखो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है, ये आसान ही था। अब हम लोग देखो यहाँ पर जो एबनॉर्मल स्टॉक का कंसेप्ट है ना, इस क्वेश्चन में शायद वो वाला आ रहा है। हाँ, इलास्ट्रेशन 8। हाँ देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022। तो 31st मार्च 2022 में हमें इन्वेंटरी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है देखो, बोल रहा है कि इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/21, तो ये ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस और सेल्स वैल्यू। अच्छा, इसमें से मुझे एक चीज बोलो कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? हम्म, नहीं, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ये कहा जाता है, जो ट्रेडिंग में आता है वही तो डायरेक्ट होता है। जो ट्रेडिंग में नहीं आएगा वो स्टॉक के साथ उसका क्या लेना देना। पीएल में जो आएगा वो तो बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है, तो ये सब तो पीएल का आइटम है। जिसमें से ये कौन सा है, ये हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस, ये फाइनेंसिंग खर्चा बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये सब मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग स्टॉक निकालना, तो हम लोग ट्रेडिंग तक ही सोचेंगे ना, हमारा तो पीएल से कोई लेना देना, तो इस कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका हमारा कोई काम है ही नहीं, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, अपना परचेज चाहिए, ओपनिंग है तो ओपनिंग, क्लोजिंग कुछ दिया हुआ है तो किसी तरीके से सेल्स वैल्यू, ये सब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसमें से हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो है कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम लोग का क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब फैक्ट्री का खर्चा, और फैक्ट्री का खर्चा मतलब प्रोडक्ट को बनाने का, तो प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वो हमारे कॉस्ट में इनकर्ड होगा, ठीक है। तो ये परचेस के साथ ऐड होना चाहिए। अब बोल रहा है देखो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021, ठीक है। अब ये 31st March 2021 का बात हो गया। अब यहाँ पर ना बहुत सारा पॉइंट बोला है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, जरूरी है, अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट बोला है, तो अभी तक जो बोला है उसमें हम लोग यहाँ पर एक ऐसा लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2021, और हम लोग का ईयर एंड दिया है 31st March 2022, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कितना है, ओपनिंग स्टॉक में 1,42,500, 1,42,500, ठीक है। ये पूरे साल में हम लोगों ने कितना स्टॉक परचेज किया वो भी दिया हुआ। कहाँ गया, 7,62,500, 7,62,500। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को सिर्फ यहाँ पर लिख लेते, बाकी का तो हमारा कोई काम है नहीं। तो 1,50,000 ये हमारे परचेज के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो एक्चुअली ये परचेज रॉ मटेरियल का होगा, क्योंकि ये लोग देखो मैन्युफैक्चरर है ना, तभी तो बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है पूरे साल में सेल कितना हुआ है, 12,45,000, तो पूरे साल में इन्होंने सेल्स किया है 12,45,000, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक था, इतना खरीदा, इतना बेच दिया। हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ही निकालने बोला होगा, मतलब सेल से प्रॉफिट हटा देंगे तो पता चल जाएगा, बट उतना आसान नहीं है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021, तो 31st March 2021 कहाँ दिखेगा, बोलो किधर दिखेगा 31st March 2021? ये दिखे, ये जिधर इलास्ट्रेशन 8 लिखा हुआ है इधर नहीं दिखेगा, 31st March 2021 बोला है, इसको थोड़ा ऊपर लिख, ये वाला ही है मेरा 31st March, ऊपर लिख देते हैं 31st March 2021 जो है वही तो मेरा 1 अप्रैल 2021, एक ही तो बात। हाँ, उस समय जब स्टॉक का वैल्यू किया था तो बोल रहा है कि ए सम ऑफ 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर 50,000। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि एक स्टॉक खरीदा था 50,000 रुपए से, बट उसका वैल्यू को हम लोगों ने 17,500 से कम कर दिया। क्यों किया है, नहीं
नहीं बिक रहा होगा मार्केट में। जैसे कोई का ओरिजिनली परचेस किया गया सामान था जिसको हम लोगों ने कितने से कम कर दिया, 17,500 से। तो अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक स्टॉक था जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 50,000, ठीक है, इसको कम कर दिया हम लोगों ने, चाहे रीजन कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 17,500 से। तो फिर अभी वो हमारे पास कितने का दिख रहा है, 32,500। अब मुझे एक चीज बोलो, जब हम लोग इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू कितना लिया होगा, देखो 50,000 तो नहीं लिया होगा, क्यों, क्योंकि 50,000 तो हम लोगों ने उसका वैल्यू रखा नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का रूल्स क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, एनआरवी तो यहाँ है नहीं कि हम लोग कंपेयर करें, तो कॉस्ट कितना आ रहा है 32,500। जो पहले 50,000 का स्टॉक था वो अब मैंने खुद ही कर दिया है 32,500, ठीक है। तो फिर अभी मेरा ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है इस डेट में, तो जो मेरा 50,000 का स्टॉक था वो मैंने कितने का लिया हो, 32,500। क्या अब हम 50,000 का लिए हैं, नहीं लिए, क्योंकि मैंने खुद ही अपने स्टॉक को किसी रीजन से कम कर दिया। फिर देखो बोल रहा है एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, फिर हम लोगों ने इसे 45,000 में बेच दिया। कब बेचा होगा, जब वैल्यू यहाँ किया है तो बेचा कब होगा, इस साल में। ड्यूरिंग द ईयर मतलब कौन सा, इस साल में, क्योंकि वैल्यू तो मैंने इस तारीख को किया, तो इसके आगे तो बेच ही नहीं सकते हैं, बेचा है इसके बाद, तो ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इस सेल्स में क्या ये वाला स्टॉक का सेल्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है, कितने का, 45,000, तो इसको मैंने बेच दिया है 45,000, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है बेयरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, क्योंकि इसमें एक क्या है, मतलब बैरियर हो गया ना कि हम लोग जितने में मतलब अपने हिसाब से प्रॉफिट प्रॉफिट लगा के नहीं बेच पाए। मतलब देखो ऐसे अगर देखोगे 50,000 का चीज 45 में बेच दिया तो तुम लोग बोलोगे लॉस में बेचा, बट ऐसा मत सोचो। अब 50,000 को हमें भूल जाना है, क्योंकि हम लोगों ने अपना स्टॉक को कितना मान लिया है, चाहे कितना भी दुख हो मन में, हम लोगों ने मान ही लिया है कि भाई ये मेरा कितने का है, 32,500। अब बेचा कितने में, तो प्रॉफिट ही है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट के जितना प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, मतलब परसेंटेज में बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बाकी चीज जो मेरा किसी रीजन से मतलब इसको पोर सेलिंग लाइन आइटम बोलते हैं, पोर सेलिंग लाइन आइटम, ठीक है। तो इसका नाम होता है कि पोर सेलिंग लाइन। जैसे मान लो कोई चीज खराब हो गया है तो फिर दुकानदार क्या करता है, सस्ते में दे देता है। तो सस्ते में देने का मतलब दो चीज होता है, या तो उसने लॉस में ही दे दिया, या तो उसने उसको पहले ही मान लिया कि कम है, फिर उसके बाद जो बेचा उसमें भी प्रॉफिट कमा सकता है, बट उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा जो गुड यूनिट बेच के कमा सकता है। मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इस पे जितना आएगा ना, ये इस पे 45,000 में तो प्रॉफिट ही दिख रहा होगा तुम लोग को 32,500 का, बट इसका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और जो नॉर्मल गुड का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो दोनों अलग है, ठीक है। तो अब इस इतने में बेच दिया। अब बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑन सेल्स। तो ये जो नॉर्मली जीपी अर्न कितना होता है, 20% ऑन सेल्स, बट इस पे क्या, इस पे 20% कमा सकता है, नहीं, वही हम बोल रहे हैं। चेक करके देखो, 45,000 में बेचा 32,500 का सामान, कितना प्रॉफिट है, 12,500। ताले 12,500 बाई देखो কত আসছে। ठीक है, हो सकता है ज्यादा है, वो अलग बात है, क्योंकि इन्होंने 32,500 माना, 45 में बेच दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट इसके जैसा नहीं होगा। अगर इसके जैसा बेच पाता ना तो पहला बात है वो राइट ऑफ वाले कंसेप्ट में जाता ही नहीं, ठीक है। क्यों जाएगा राइट ऑफ वाले कंसेप्ट में, ये ज्यादा आ रहा है छोड़ो, लेकिन नॉर्मली ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब मेरा अगर इतना कम करके इतना ही आएगा तो मुझे कम करने का जरूरत क्या है। तो मतलब ये क्या हुआ ना, उन्होंने जितना कम किया उससे बहुत ज्यादा ही कमा लिया। मतलब जितना सोचा था खराब हालत होगा उतना भी नहीं है, 32,500 किया जबकि वो बिका 45,000 में। तो अब देखो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, प्रैक्टिकली भी हो सकता है किसी चीज का अचानक से डिमांड हो गया तो हो सकता है ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है। बट ये जो है, ये जो प्रॉफिट है, ये इस पे लगाओगे तो कभी नहीं आएगा। तुम लोग सोचोगे 45,000 पे 20% लगा देंगे तो कितना आएगा, 9,000 आएगा शायद। लेकिन देखो 9,000 थोड़ी प्रॉफिट है, 32,500 और 45,000 का गैप कितना है, 12,500 नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स पे कमाया गया प्रॉफिट है। तो अगर ये नॉर्मल गुड्स ही होता तो मुझे कम करने का क्या जरूरत होता। तो क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है कि भाई ये मेरा क्या आइटम है, पोर सेलिंग लाइन
आइटम, इसको डिफेक्टिव आइटम भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो बोलो कैसे करके निकालोगे? अब जो मैंने वो नॉर्मल एबनॉर्मल सिखाया ना, उसका यूज करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए? देखो, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, मैंने जो सबसे पहले ड्रॉ करवाया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या लिखेंगे? परचेज, तो आएगा टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, उससे क्या लेस करोगे? सीओजीएस, तो आ जाएगा नॉर्मल। एबनॉर्मल तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अब एक और चीज, मुझे एक चीज बोलो कि ये जो पोर सेलिंग लाइन आइटम है, ये हमारा इस साल इंक्लूड हुआ था 21-21 में, 21-22 में, और सेल भी हुआ 21-22 में। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड होके आया होगा। नहीं समझ में आया? मतलब ये 1421 में ये पोर सेलिंग लाइन आइटम हमारे साथ आ गया कि नहीं आ गया? ये तो 31 मार्च को कैलकुलेट हुआ, तो जब 1421 का हम लोग अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किए, तो मेरे ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल, मतलब इसके अंदर पीएसएल इंक्लूड है कि नहीं? हम एरो यहां से यहां लगाएंगे, इसके अंदर पीएसएल इंक्लूड है कि नहीं? है। ठीक है, तो इसमें कंफर्म ओपनिंग स्टॉक में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पर हमें लगेगा परचेज में है कि ओपनिंग स्टॉक में, बाद में बताएंगे। बट यहाँ क्या ये परचेज में इंक्लूड हो सकता है? नहीं, इस साल हम लोगों ने कोई पीएसएल नहीं खरीदा। प्रीवियस ईयर का कोई आइटम है जो पीएसएल बन गया और इस साल वो हमारे पास आ गया अकाउंट्स में और बिक भी गया, तो इस ओपनिंग स्टॉक में मेरा पीएसएल क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है 1,40,000 to 500, इसको हमें टोटल में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट नॉर्मल हो जाएगा, एक पार्ट क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब पीएसएल। तो पीएसएल इसमें कितने से इंक्लूडेड है ये बताओ, वैल्यू कितना? 30 to 500। हम लोगों ने पीएसएल आइटम को कितने में वैल्यू किया? 30 to 500 ना। 50,000 के स्टॉक को खुद कम किया 17,500 से, और खुद ही बोला कि भाई ये स्टॉक आज से मेरा, ये मान लो ये स्टॉक आज से मेरा कितने का है? 30 to 500। तो अब इसको जितने में भी बेचो, इसका कॉस्ट 30 to 500 उसके हिसाब से सोचो। तो अभी मेरे पास ये ओपनिंग स्टॉक में ये वाला डिफेक्टिव आइटम आ गया, तो ये कितने का हो गया? 30 to 500। तो एबनॉर्मल में कितना लिखोगे? तो फिर नॉर्मल में कितना आएगा? माइनस कर दो। 1,40,000 to 500 टोटल है, उसमें से 30 to 500 माइनस कर दो, आ जाएगा। बहुत अच्छे। 1,10,000, 1,10,80। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या ऐड करोगे? परचेस। ठीक है, तो परचेस टोटल कितने का है? 7,62,500। इसको भी पहले टोटल कॉलम में ही लिखो। क्या इसमें कोई नॉर्मल एबनॉर्मल का बात है? नहीं, আমরা তো ওপেনিং স্টকের সাথে ওটা ইনক্লুড করেছি, তাহলে এখানে তো কিছু আসবে না। আর এইবার তো আমরা কোনো पीएसएल কিনিনি, মানে इस बार हम लोगों ने ऐसा कोई स्टॉक नहीं खरीदा जो हमारा पीएसएल बना हो। तो फिर एबनॉर्मल में कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लिख दोगे? 7,62,500 टोटल में, इसीलिए लिखने बोल रहे ताकि खुद आइडेंटिफाई कर सके कि ये दोनों में जाएगा या सिर्फ एक ही में जाएगा। इससे हमारा गलती नहीं होगा। अब परचेस में डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये टोटल कॉलम में लिखो। सबसे पहले कितना है? 1,50,000। अब इसको कहाँ लिखोगे? तुम लोग ही बताओ, नॉर्मल में लिखोगे क्या? नॉर्मल। इसका क्या नॉर्मल होता है? ये तो अपना खर्चा है, तो ये इधर आ जाए। और तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल कितना आ जाएगा? ये तो 30 to 500, 7, 8, 9, 10,22,500 का। और ये वाला हो जाएगा
22,500 और इधर 32,500 ऐड कर दो, जितना आएगा उतना, मतलब 10,55,000, 55,000 सही तो। अच्छा बोलो, यहाँ तक क्लियर है बात? नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम को हम लोग कैसे यूज करें, ये समझ में आ रहा है? अब क्या निकालोगे? टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल निकाल लिया, निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, अब क्या निकालोगे? जो स्टॉक बेच दिया उसका कॉस्ट कितना है, तो सीओजीएस निकालोगे। निकालो सीओजीएस। तो सीओजीएस में सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स। ठीक है, टोटल कितने का सेल हुआ है? 12,45,000। ठीक है, अच्छा इसमें टोटल में ही लिखो हमेशा। अब इसमें कोई एबनॉर्मल सेल है, मतलब एबनॉर्मल स्टॉक का सेल है? बिल्कुल है। ये जो हम लोगों ने पीएसएल आइटम बनाया वो इस साल ही बिका, कितने में बिका? ये तो दिख रहा है, ये तो एरो वैरो देके सब लिख रखा है, कितने में बिका? 45,000। तो एबनॉर्मल स्टॉक 45,000 में बिका, तो नॉर्मल स्टॉक जो बिका उसका सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12,45,000 से 45 माइनस करने से 12 लाख आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग को इससे क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट। तो हम लोग को सीओजीएस मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट हम लोग अलग अलग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल स्टॉक है कितने का? 12 लाख का, उसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? 20% से जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है उस पे लगाना है 20%। तो इस पे क्या लगाओगे? जीपी एट द रेट ऑफ 20%। तो कितना हो जाएगा? 12 लाख का 20%, 2 लाख, 2,40,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होगा। तो अब ये 2,40,000 को किधर लिखोगे? टोटल में लिख दो 2,40,000। ठीक है, और नॉर्मल कॉलम में लिख दो 2,40,000। बोलो ये चीज समझ में आया? मैंने पहले सेल्स लिखवा दिया, फिर एबनॉर्मल सेल नॉर्मल सेल लिखवा दिया। तो जो नॉर्मल सेल है उस पे प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजनेस हमेशा 20% प्रॉफिट कमाता है सेल्स वैल्यू पे। और अब जो एबनॉर्मल वाला है उस पे कैसे निकालोगे? तो एबनॉर्मल कितने का बेचा? 45,000। ठीक है, उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे? उसका कॉस्ट माइनस करके। उसका तो कोई परसेंटेज हमें दिया नहीं, उसका कॉस्ट हम लोगों ने कितना माना था? 32,500। तो हम लोगों ने उस पर कितना प्रॉफिट कमाया? 12,500। टोटल कॉलम में लिखो 12,500 और एबनॉर्मल वाले कॉलम में भी लिख दो 12,500। अब ये सब कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा? सीओ जीएस। तो सीओजीएस कैसे निकालोगे? सेल से हम लोग को ये प्रॉफिट लेस करना है, तो 12 लाख से 2,40,000 क्या कर दोगे? लेस कितना आएगा? 9,60,40 है, 9,60,000। ये तो हम लोगों ने निकाला ही था, कितना आया था? 32,500 आया था, है ना? और ये टोटल कितना आ जाएगा? 9,92,000। तो ये हम लोग का सीओजीएस आ गया। बस अब क्लोजिंग स्टॉक तो आसानी से निकले। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? ए माइनस बी, मतलब जितना स्टॉक था उसमें से इतने रुपए का स्टॉक बेच दिया, इतना कॉस्ट वाला, इतना कॉस्ट का स्टॉक था, इतना कॉस्ट का स्टॉक बेच दिया, तो कितना बचेगा? तो 10,22,500 माइनस 9,60,000 कितना है? 500 দুই 6 62,500। अच्छा मुझे बोलो, कैलकुलेट नहीं करके क्या एबनॉर्मल वाले कॉलम में कोई क्लोजिंग स्टॉक आएगा? एबनॉर्मल स्टॉक जो था वो तो हम लोगों ने पूरा ही बेच दिया, तो क्या उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है? वो तो जीरो हो गया। मैंने एबनॉर्मल स्टॉक जो था उसको तो पूरा बेच दिया, तो देखो 32,500, 32,500 क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। मतलब सिर्फ माइनस करने से आ रहा है ऐसा बात नहीं है, लॉजिकली भी तो सोचो। तो पूरा स्टॉक ही बिक गया जब, तो वो स्टॉक है ही नहीं, तो और उसका कहाँ से आएगा कोई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? तो इधर भी टोटल में भी माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? चेक करके देख लो, 62,500 ही
आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पूरा, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, क्योंकि जो एबनॉर्मल वाला आइटम था वो पूरा सोल्ड आउट हो गया, तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल आइटम ही हमारे पास पड़ा हुआ है जिसका वैल्यू है 62,500। थोड़ा अलग है बट समझ में आया कैसे करके करूँ। पर चलेगा, ये वाला इसमें सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको बाद में बताएंगे, ये कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। सेम तरीके का ढूंढ रहे हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो। तो हो गया। ये सेम order from the following information ascertain the value of stock as on 31st March 2022, value of opening stock 7 lakh, purchase during the period 21 से 22 34 lakh 60, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी किया, इसीलिए हम दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख, तो ये ऐड हो जाएगा, सेल्स बोला है 52 लाख 20 एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st of March 2021 a sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 लाख। तो अभी उसका प्राइस कितना मान लिया हम लोगों ने, 40,000। हम लोग खुद ही बोल रहे हैं मेरा जो 2 लाख का सामान है उसको हम 60,000 से कम कर देंगे, तो कितना मानेंगे। अब वो बिका कितने का, 1,60,000, तो इस पे कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1,20,000। 40টা যদি 1,60,000 বিক্রি করি 1,20,000 नहीं हो गया। बट फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब नॉर्मली ये प्रॉफिट कमाते 25%, बस इसमें एक ही क्वेश्चन अलग है पूरे उस क्वेश्चन से, बाकी सब सेम है। एक तो वो सेलिंग प्राइस वगैरह दिया नहीं है, छोड़ो उसका, तो वहां भी कोई काम नहीं था, ये थोड़ा ध्यान दो। वहां दिया हुआ था सेल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, तो इसको किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेल में, तभी तो निकाल पाओगे सीओजीएस। बस इतना फर्क है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है जैसे हम लोगों ने अभी किया, और सिर्फ वैल्यू अलग दे दिया। तो यही वाला करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लो इसमें 1421 से 31 मार्च 22 तक, इसके अंदर ही हम लोग लिखेंगे परचेज, इसके अंदर ही लिख देंगे सेल्स। एक बार लिख लेंगे तो बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख, 7। परचेज है 34,60,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7 लाख, सेल्स 52,20,000। अच्छा, अब जब यहाँ पर वैल्यूएशन हुआ देख लो, वही लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 21, मतलब ये वाला डेट 31 मार्च 21, तो हम लोगों ने 6 लाख के स्टॉक को, सॉरी 60,000 से कम कर दिया 2 लाख के स्टॉक को। तो ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख, राइट ऑफ कर दिया है 60,000 से। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना मान लिया है, 1,40,000 माना। ठीक है, अब ये स्टॉक मेरा इस ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड हो गया है क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। और ये इस साल बिक भी गया है कितने से, ओ 60,000 पाउंड हो गए ना, हाँ ठीक है लिखे से। अच्छा हाँ, कितने में बिक गया है, 1,60,000। तो ये वाला स्टॉक जो है ये इस बार सेल भी हो गया है कितने से, 1,60,000 से। ठीक है, अच्छा अब
सेल वैल्यू, ये पोर सेलिंग लाइन आइटम का। अच्छा, अब बोला है कि हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना कमाते हैं ये लोग। नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो हम लोग को सेल दिया हुआ है, तो मुझे अगर सेल से प्रॉफिट हटाना है तो मुझे प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए। तो सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट में निकाल लेना चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालोगे? तो देखो सबसे आसान तरीका है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% मतलब 25/100, जिसमें 25 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट, और 100 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉस्ट, क्योंकि ये क्या है? ऑन कॉस्ट है। तो 25/100 मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, तो 1 रुपया प्रॉफिट, तो 4 रुपया क्या है? कॉस्ट। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, 1 रुपया प्रॉफिट तो 4 रुपया कॉस्ट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल मतलब भी तो प्रॉफिट बाय सेल। तो प्रॉफिट तो अपना फिक्स्ड है, कितना? 1 रुपीज। अब अगर 4 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए में प्रॉफिट कमाया बेच के, तो बेचने वाला दाम कितना हुआ? 5। नहीं हुआ 5, तो 1/5। अब इसको इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये सबसे आसान तरीका है जल्दी निकालना। प्रॉफिट फिक्स रहेगा। अब ये जो 25-30 जो भी परसेंट रहेगा उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 25/100 को 1/4 कर लिया। तो 1 रुपया प्रॉफिट, 4 रुपया कॉस्ट। कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ कॉस्ट लिखा हुआ है। अगर ये सेल लिखा हुआ रहता तो इसको हम सेल बोलते, तब कॉस्ट कैसे निकालते? मान लो ये कॉस्ट की जगह सपोज कि ये सेल लिखा हुआ रहता, तो 1 रुपया प्रॉफिट, 4 रुपया सेल प्राइस, तो कॉस्ट कितना होगा? 3। 1 रुपया कम हो जाए। ठीक है, बस ये याद रखोगे तो कोई भी चीज कर पाओगे, चाहे वो तुम लोग का अकाउंट्स में हो, चाहे तुम लोग जब इंटर में जाओगे, इंटर बीकॉम सभी में ये काम है। ठीक है, तो 20% निकल गया। अब तो बाकी तो देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही करना है। ये जो इसमें एक अलग दिए रखा था तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, अब कॉलम बना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेम कॉलम जैसे पहले बनाया वही देख देख के बनाना है, याद कर लेना है। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल कब आएगा ये भी समझ गए होंगे, जब हमें क्वेश्चन में इस तरीके से बोल देगा कि कोई वैल्यू को हम लोगों ने कम ज्यादा कर रखा है तो होता है ना। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक टोटल में लिखो क्योंकि उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल इंक्लूडेड है। 7 लाख। एबनॉर्मल आइटम कितने में लिखोगे? 1,40,000, जो उसका वैल्यू अभी हम लोगों ने मान रखा। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 5,60,000। ओपनिंग स्टॉक, अब इसमें क्या ऐड करोगे? परचेज। परचेज कितने का किया है? देखो 34,60,000 टोटल में लिखते हैं। इसका इसमें तो कोई एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कोई इस बार एबनॉर्मल आइटम नहीं खरीदा, या ऐसा कोई आइटम था नहीं जो बाद में एबनॉर्मल हुआ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7 लाख। टोटल कर दो, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। will be 48 lakhs. 48,60,000। ये 1,40,000 और ये हो जाएगा 47,20,000। अब निकालेंगे सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकलता है? सेल्स से माइनस करना पड़ता है प्रॉफिट। तो सेल्स पहले लिखो, सेल्स कितना है? 52,20,000। ये टोटल कॉलम में लिखना चाहिए क्योंकि इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों आइटम है। ठीक है, तो जो एबनॉर्मल था वो कितने में बिका? 1,60,000। ठीक है, तो एबनॉर्मल का यहाँ 1,60,000 लिखो और नॉर्मल माइनस करके निकालो। 50 lakhs. 50,60,000। ठीक है, ये सेल्स हो।
अच्छा, आप प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल का अलग परसेंटेज होता है, एबनॉर्मल का अलग। तो नॉर्मल सेल्स था 50,60,000, ठीक है। अब इसमें जीपी लगाएंगे, तो जीपी दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने निकाला, कितना था, 20%। तो जीपी एट द रेट ऑफ 20%, इसी को जीपी बोलते हैं, जो प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है। तो 50,60,000 पे 20% करने से, या फिर 1/5 भी कर सकते हो तो भी हो जाएगा, जो चाहो कर सकते, सेम आंसर है। 10,12,000, ठीक है। और एबनॉर्मल का भी निकाल लेते, फिर एक ही बार में लिख लेंगे। तो एबनॉर्मल आइटम जो है 1,60,000 में बेचा, इसका कॉस्ट माइनस करने से पता चलेगा। इसका कॉस्ट हम लोगों ने मान लिया था 1,40,20,000, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये जो जीपी है 10,12,000, ये हम लोग नॉर्मल कॉलम में लिखेंगे और टोटल कॉलम में लिखेंगे। और जो एबनॉर्मल आइटम का प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल कॉलम में लिखेंगे 20,000, और टोटल कॉलम में लिखेंगे 20,000। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से सीओजीएस। सीओजीएस, इसको बी नाम दे देते, यहाँ पर लिखना था ए। सीओजीएस कैसे निकलेगा, ये सेल से प्रॉफिट लेस करके। तो यहाँ तो 1,40,000 आ जाएगा। और देखो, ये जो एबनॉर्मल आइटम है उसका कॉस्ट 1,40,000 ही आना चाहिए। 1,60,000 में बेचा और 20,000 प्रॉफिट कमाए, तो कॉस्ट तो 1,40,000 माना था ना हम लोगों ने इसका। और ये कितना हो जाए, टोटल 41,88,000। और ये हो जाएगा 40,48,000। अब निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, ए माइनस बी कर। तो ये तो जीरो आएगा एबनॉर्मल वाला, क्योंकि वो पूरा बिक गया। जो प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसी में दिखेगा, नॉर्मल वाला। 6,72,000, यहाँ भी 6,72,000 ही आना चाहिए। देखो, सेम तरीके का ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया, समझ में आया कैसे करके करना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा, कोई डाउट नहीं तो करो। लिखे ना, लिखा है, लिखा है सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आज इतना ही करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हो गया, लिख लियो।